वर्ल्ड वाइड जो है वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो एक बड़ी जो अजीब सी बात, एक स्ट्रेंज जो चीज हमने देखी, हमें ऐसा लगा कि बहुत सारी कंट्रीज की कॉन्फ्रेंसेस के में या जो उनके रिसर्च पेपर्स हैं उसमें शायद 2015 ऑनवर्ड्स ऐसे डिस्कशंस शुरू हो गए हैं कि वर्ल्ड जिस तरह से तेजी से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और जितना रैपिड स्पीड से ये डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसके चलते इस पर सोचना जरूरी है कि अब जो मैथमेटिक्स एजुकेशन है उसका एम क्या होना चाहिए। सो और अगर एम चेंज हो रहे हैं तो एम के अकॉर्डिंगली कंटेंट क्या होना चाहिए, पेडागोजी क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए. So these are very pertinent questions which I think we shall now start thinking, because we have already entered into the 75th year of our country's independence. We are aspiring to be the Jagat Guru, Vishwa Guru. Our policy aims at that. हम ऐसी बात करते हैं. और एक और भी चीज है बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी, मेरे कहीं किसी के मुंह से सुना कि किसी और कंट्री का एक बच्चा जहां पर मतलब हम लोग बहुत ज्यादा एक जैसे ही लगते हैं, तो उस कंट्री के बच्चे को जब ये बोला जाता था, मैं नाम डेलिबरेटली नहीं ले रही हूँ किसी भी कंट्री का, तो जब उसके बच्चे को वो पीएचडी करने गया अमेरिका, और किसी बात पर जब वो किसी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो उसके प्रोफेसर ने बोला, अरे तुम इंडियन होकर के मैंने तो सुना था इंडियंस बहुत तेज होते हैं मैथमेटिक्स में और तुम इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो. तो उस बच्चे का ये कहना था कि मुझे बड़ा मतलब वो ये सुन करके बड़ा इरिटेट होता था और उसको ये भी लगता था कि इंडियंस की ऐसी रेपुटेशन क्यों है. लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स वी आर लूजिंग. और मैं और हिमांशु हम दोनों यहाँ बैठे हैं. इन 2015 वी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनेस्को मीट. हम दोनों कोरिया गए थे और वहां पर हमें जो फीडबैक मिला था, मुझे जाने से पहले ये कहा गया था कि डोंट गो देयर, nobody is going to talk to the Indians, nobody would like to work with the Indians. ऐसी एक दी गई थी, कुछ इनपुट दिया गया था. लेकिन जब हम पहुंचे तो हमने बिल्कुल उसके अपोजिट पाया. And the principals there, they shared this, that this time a special meeting was taken with all the principals of Korea and those who were participating by the Indian ambassadors, and they shared कि इंडिया की स्पेशलिटी क्या है. एंड वी केम टू नो दैट इंडियंस आर वेरी गुड in two things. One is mathematics and another is English language. और इंसिडेंटली हुआ ये कि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था. हमें नहीं पता उनको तो फीडबैक कैसा मिला था, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और हिमांशु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में शी वाज ग्रेजुएट. तो दोनों ही उनको ऐसे वो लोग मिल गए. और फिर हम लोगों ने लास्ट में जो प्रोजेक्ट भी वहां पे सबमिट किया, वो एक मैथमेटिकल प्रोजेक्ट था कि रोड सेफ्टी और मैथमेटिक्स को कनेक्ट करके हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया. और उन्होंने ये बोला कि हमने आज तक ऐसा प्रोजेक्ट कभी सुना नहीं. जनरली कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात होती है. तो ये हमारी मतलब एक वर्ल्ड वाइड जो रेपुटेशन है मैथमेटिक्स को लेकर के, मैं वैसे ही ये मुझे ध्यान आ गया तो मैंने ये शेयर कर लिया. नहीं, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ. हाँ जी. कि सैमसंग ने हायर किया प्रणय कोहली, एक कुछ नाम था, प्रणय कुछ समथिंग, जो कि हेड R&D. अब उसने कैलिफोर्निया में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू किया है, अलग कंपनी शुरू की है, एंड ही हैज लेफ्ट सैमसंग. प्रणव मिस्त्री है सर वो. प्रणव मिस्त्री नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. और तो, मुझे ये भी याद है क्योंकि कोरिया के लोग ये बोल रहे थे कि हम मैथमेटिक्स में काम करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने एक सैमसंग तो बना दिया, लेकिन हमारे बच्चों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में, वो तो पढ़ना ही चाहते हैं. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एडिट ऑल दिस, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. तो ये मतलब हाँ जी. Just to add to your point about share, ma'am. जी बोलिए. Please. So just to add to your earlier anecdote you shared about somebody going to US and then being frustrated that there's a general perception that Indians are all good at maths. So I think that's also a case of sampling bias, right? Because जो Indians बाहर जाते हैं
those are very well educated, highly qualified professionals. So I think that also adds to that perception. So I think, that sampling bias plays a big role and all of us experience it. नहीं, आपकी ये बात भी ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारा जो कैलकुलेशन स्किल था उसकी वजह से भी ये रेपुटेशन बनी हुई है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है पुराना एंशियंट उसमें, और फिर उसके बाद में रामानुजम तक की जो वो जर्नी है, तो ऐसा नहीं है, रेपुटेशन बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती, हम मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक स्मॉल सैंपल के बेसिस पर ऐसा हो रहा है, बहुत सारे कारण रहे हैं। सो एनीवे, लेकिन अब अभी सोचने की जरूरत ये है कि अब जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आ रहे हैं, जितने रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, जितने फास्ट पेस पर हो रहे हैं वो, और जिस तरह से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें रोज अपने स्किल सेट को अपडेट करने की जरूरत है, वी शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला टाइम है, पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि आने वाले जो 25 इयर्स हैं उसमें आप किस तरह के चेंजेस देख रहे हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So what kind of changes you can see? These changes, they could be in any field. It's not only the technology or आप सबको ज्योतिषी बनना है और आगे के आने वाले फ्यूचर में झांकना है, मतलब झांकने की कोशिश करनी है। जी ज्योति जी, आपसे शुरू करते हैं। Thank you, sir. Thank you, Anita ji. It's definitely an important question to think at this stage. So basically, what I feel in today's scenario also, and in the coming decades, we are a data-driven society now. So data is going to play a very, very important role. So understanding data, analyzing data, making sense of data is very important. So these skills are these skills we need to inculcate in our children from very early age. The second is we should have our students who are technologically smart. So we want a technology literate society. Then the third is you see the fast globalization, so the transfer of knowledge, exchange of knowledge, then extending knowledge in our cultural context, and above all, which the policy also emphasize, we need to have Indian flavor in our education, because whatever we are teaching to our students, it becomes irrelevant because that education, that learning is not transferred into the local context. So even, for example, we talk about the students learn about pollution. So they if you talk about, let's say, science, so they talk about air, they talk about composition of air, and then everyday information talks about the air pollution. So they see the pattern, a trend. For these are the months when the air quality will be really high, and then it will be severe, red zone, etc., etc. These are the days when the air quality will normalize, etc. Now, see these trends, and this is a regular every year feature, but are we really sensitive enough that our academics, our knowledge here in school or university, translate into the practice, help us to solve these problems? So that's not just sensitization, becoming more alert, becoming more conscious, and transferring that learning into problem solving. So that Indian flavor, not just in taking pride of Indian heritage, that should be part of it, but definitely every student should be a problem solver. So whether you're talking about languages, or you're talking about science, or you're talking about social science, or you're talking about mathematics, so that interlinkages, so the multidisciplinary education, interdisciplinary curriculum, transdisciplinary knowledge we need to create, and we need our students who are productive, sensitive, more humane adults who can contribute not just in the economic growth of the society, but into the social values also. So for example, when we talk about mathematics,
Generally maths talks about numbers, then there is a shift. Maths is not just number, it is more problem solving. But I believe that maths inculcates so many disciplinary values, you know. So if we really want to teach, 10 years is a good length of years when students are interacting with maths, you know. So helping them to develop a more friendly relation with the subject and inculcating disciplinary values of the subject in each student is very important, you know. So not just the subject domain knowledge, not just the STEM based knowledge, but now we are shifting to STEAM based: science, technology, engineering, arts and mathematics, you know. Jyoti ji, STEAM bhi ab stream ho gaya hai. Yeah. So one R is also added in this. Okay. So R for reading. Yes, yeah. You are right. So a more humanistic society we should able to create, and learning is celebrated, you know. Learning is inclusive, learning is localized. So this is what I believe, that the 25th, with these 25 years of span, should take our learners to a new platform, you know. So if we really want to become Jagat Guru, so सबसे पहले तो हमें अपना गुरु बनने की जरूरत है, अपने हेरिटेज को समझने की जरूरत है, अपने लोकल एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत है. इनफैक्ट मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आप एनसीईआरटी की बुक में, सर आई थिंक ग्रेड 7, 6 और 7 की ज्योग्राफी की बुक में एक स्टेटमेंट है, the humans are the most important national resource of a country. एक ये स्टेटमेंट है, और हर रोज हम सुनते हैं पॉपुलेशन इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम. These are two contradictory statements. एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि they are the best possible human resource, natural resource. So that means somewhere we are missing to make this natural resource into a productive resource. So education should be a process to convert this natural resource into the most productive potential human resource. So this is probably what I believe, that 25 years of education journey should take our children to a new platform. And I'll add later on, so open to others. Okay, Himanshu, how do you see that? What kind of changes we will be watching in the next 25 years? How do you visualize that? Ma'am, thank you very much for giving me this opportunity. ये mathematics चिंतन की ही बात नहीं है. Really, we all need to have this चिंतन as educators in all the subjects. And yes, next 25 years are have to be very, very different. And the change has already started happening with this National Education Policy 2020 in place. जो एक clear cut मुझे ऐसा लगता है कि in the coming years there will be two kinds of schools now. Clearly distinct demarcation हो जाएगी. Those who will be able to implement it successfully and those who will not be able to implement. क्योंकि this policy is indicating what change is required. The complete scenario of education will have to take a U-turn. अभी तक हम लोग एक classical model में we are teaching, okay, read, learn, memorize, and then reproduce, and then we assess and give marks. But what all is required in these next 25 years, knowledge का तो ज़माना रहा ही नहीं है. Now the period will be of thinking, of problem solving, of critical thinking, of creating, of innovating. And for that, whatever we are teaching in the classrooms and what the children will be required to actually do in the life, there is a mismatch. And I think that was the one reason कि इस national education policy की भी ज़रूरत पड़ी. So what the change would be that what is required is that we need to inculcate these thinking skills in our children. And for that, the teaching pedagogy will have to take an overhaul. Like हमारी जो teaching pedagogy है, it has to be more experiential. We have to make it more relevant. The curriculum has to be made more relevant to the children. And एक सबसे important जो बात इसमें रह जा रही है, why the children are not able to develop that thinking which will actually be required, is because they are not reading. You talked about that stream.
Reading पे हमारा emphasis, we need to put more and more emphasis. Reading comprehension, not only literal comprehension, critical comprehension would also be required. And we are seeing the changes that have occurred in CBSE question papers. So whatever is assessed is taught. So now the examination pattern will be changing, and the way we will be teaching, will be required to teach in the classrooms, will automatically be changed. We'll be compelled to change our teaching pedagogy in the next coming years, because for the very first time, there is an attack on the system of assessments. So whatever is assessed is taught. जब हम assess ही critical thinking को कर रहे हैं, तो we will be required to expose our children in the classrooms to the. Sorry हिमांशु जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ. CBSE ने एक स्कीम निकाली कि क्रिटिकल थिंकिंग को उन्होंने 5 पॉइंट स्केल में नापा, 1 2 3 4 5. अब 4 नंबर वाला बच्चा कैसा क्रिटिकल थिंकर होगा और 3 नंबर वाला बच्चा कैसा क्रिटिकल थिंकर होगा, मैं आज तक नहीं समझ पाया. और जनरली स्कूल्स ने सबने नंबर भी दिए और बोर्ड में वो अपलोड भी हुआ. सर मैं थोड़ा सा बीच में इंटरवीन कर रही हूँ. एक्चुअली जो CBSE ने डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं किया. CBSE ने तो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट की बात की, और उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट के थ्रू आप क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को आप बिल्ड करो, उसको एनहांस करो. तो अभी वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है उसको लेकर के ही बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो उसके थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को टेस्ट असेस करना, वो तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन और बियॉन्ड कंप्रहेंशन ही है. तो एनीवे, लेकिन the higher order thinking skills, actually the question paper is not testing the memorization now. अगर आप English के question paper की बात करें, so I think they are trying to test the English language. और वो बच्चों की तो रीडिंग डेवलप ही नहीं है. बच्चों को तो आदत है क्वेश्चन आंसर याद करने की और वो हेल्प बुक्स लेना एंड ऑल व्हाटएवर. बट I am seeing the change in the children ki now they are reading the textbook. To take the exam, they are reading the textbook. So Himanshu, I'm just stopping you here. We will come to the assessment later. Ravi is with us. एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अगले 25 इयर्स के लिए क्या एनविसेज कर रहे हैं कि किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के बेसिस पर, मार्केटिंग में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, टेक्नोलॉजी में. मतलब वी कैन सी दैट चेंजेस विल बी ऑल ओवर. लेकिन रवि, आप एक ऐसे उससे फील्ड से हैं जहां आपने टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्ट्रैटेजी, फिनेंस, मतलब डिफरेंट फील्ड में काम किया है. आपके पास रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है. आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लग रहा है कि 25 इयर्स, नेक्स्ट 25 इयर्स कैसे होंगे, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस टाइप के चेंजेस एजुकेशन में आने चाहिए? मैथमेटिक्स एजुकेशन पर हम आते हैं, पर उससे पहले एजुकेशन में कैसे चेंजेस आपको लगता है कि आने चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में? Thank you, ma'am. Thank you for giving the opportunity. And I think I'd like to thank Jyoti ji and Himanshu ji. They covered very important aspects, right? Especially, I think I'll kind of borrow what Jyoti ji just said about the importance of data, right? We are becoming a data-driven society, right? I mean, there is data in every aspect of our life. Booking a cab, right? You book an Uber, it's all data-driven. Demand, supply, kahan pe supply hai, kahan demand hai. Search, pricing, everything totally data driven, right? Any field that you take up, right? Be it finance, right? It's all data driven. And now, so I think, look, what we have seen, and I think Himanshu ji touched upon, is that there has been a lot of focus in our education system on number crunching, and that is changing, yes, right? But I think to meet up with the pace of what the society wants, what kind of problem solvers we want to create, right? We will need to inculcate that problem solving thinking right at the beginning, at the onset. So if you look at anatomy of a problem solving, right? I mean, problem solving anatomy, first of all, you need to understand what is the problem. If you don't understand what is the problem, there is no way on earth you can solve it, right? Once you understand the problem, you apply, have a strategy, and then go and execute it, right? And I'll give you an example, which is a very old example, right? But I think this is
a very good, a classic example of how mathematical thinking or can be applied to real life situations, right? Real life problems. And this is what will define the future generations, right? So we all eat potato chips, right? Now, हम जो potato chips खाते हैं वो पैकेट में आते हैं, right? Now, उसमें air रहता है. Why is there air in the potato chip packet? It prevents basically from the chips to break. So that's a practical problem, right? कि consumers को chips मिलते थे वो टूटे हुए होते थे, तो उन्होंने air डालने लग गए. अच्छा, अब इसमें क्या problem होने लगी? They were not able to control quantity of air, and general consumer complaint was कि we don't know how much of chips is going to be there, how much of air is going to be there. So Pringle, what did Pringle do? They employed mathematicians to solve this problem, right? Now, so that is a classic example of basically real life application of maths into real life problem solving, right? So basically they came up in a shape that it needs to be, you know, in a hyperbolic paraboloid, right? So that, you know, in a box typically there are 100 chips. तो जो सबसे नीचे है वो भी नहीं टूटेगा weight से, number one, and there is no need for air, right? So it solves multiple things. So I think the larger point here is कि, and it was touched upon earlier, how do we get children to start thinking right from the beginning on real life applications and problem solving of what they are learning? Because that will have a long way तो कि उनका interest बनेगा. They will learn कि हाँ ये मैं सीख रहा हूँ, क्यों सीख रहा हूँ. If I'm learning probability, अगर आप बताओगे नहीं कि probability आप क्यों सीख रहे हो, तो I have no interest, right? So I think whatever we teach, the education needs to be shaped up कि how is it going to be practically applied, right? Either in forms of projects, like you said, you went to Korea, you submitted a project, mathematical thinking applied to, you know, traffic problems, right? Now that's a real life application. Now, obviously at that level, children cannot do it, but I'm sure there are enough ways you can get children to kind of solve such problems using data, using mathematical concepts. I mean, one example, I will not take long. My son, he is in class 8, he's in 3-year-old, right? Now, when you play board games with him, right? Now, let's say we play Monopoly, right? Now, if I buy a city called Mumbai, he does not know why am I buying Mumbai, because agar मैं Mumbai buy करता हूँ तो I'm paying more. He thinks you are paying more. So what's the value? I would buy some cheaper city like Kanpur. But then you have to explain to him the rent is going to be much higher. So your return on investment is much higher. And then he starts appreciate, then he starts thinking. So I think if you traditionally see board games, every board game that we play, right? Dice games have probability, full of probability, right? 7 has the highest probability, 12 has the lowest probability if you're playing with 2 dice. Now, if you explain that to the child upfront, ki this is how you choose numbers and this is how you play, now they are learning. So I think my bottom line is, how do we kind of bring more practical experience, practical learning, coupled with theoretical learning that we are doing right now. And that is where I think, you know, a model of education which is online plus offline will make a lot of sense rather than purely online or purely offline. मैं एक क्वेश्चन सबके लिए पूछना चाहता हूँ कि आने वाले सालों में एक चीज तो मुझे दिख रही है कि बहुत सारे जो मैथमेटिकल काम है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और इस तरह के और बहुत सारे ऑपरेशन कंप्यूटर करने वाला है. तो क्या हम बच्चों को यही सिखाएं, यही स्किल्स सिखाएं जो कंप्यूटर कर सकता है, या ऐसी स्किल सिखाएं जो कंप्यूटर के काम को कॉम्प्लीमेंट करें? वो क्या स्किल्स हो सकती हैं, ये पैनल के लिए प्रश्न. और ज्योति, क्योंकि आप यहाँ आए इसलिए मतलब मुझे बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है पूछने की कि जब हम क्लासरूम में किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, व्हेनेवर वी टीच मैथमेटिक्स इन द क्लासरूम,
हमारा नॉर्मली जो एक आज तक जो मोडस ऑपरेंडी रहा है वो ये कि वी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड देन वी गिव द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज नीट एंड क्लीन। जो प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन होगा एंड सोल्यूशन शायद एक से ज्यादा पॉसिबल भी हो, तो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, हमें एक सोल्यूशन मालूम है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे वही सोल्यूशन निकालें। नहीं, उसको असेसमेंट करना आसान है ना। हाँ, वो भी आसान है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि उसके और सोल्यूशन है या नहीं है। हमने एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो किया। लेकिन वही बच्चा जब उस स्कूल की दुनिया से बाहर निकलता है या कॉलेज की दुनिया से बाहर निकलता है, यानी जब वो एक्चुअल वर्क फील्ड में जाता है, तो वो देखता है कि ये वाले जो तरीके हैं वो तो वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं होता और प्रॉब्लम नीट एंड क्लीन भी नहीं होती। वहां तो ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सामने आ जाती है और फिर उसको देखना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या सीखूं, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। और फिर सीखने के बाद भी he has to he learn by trial and error, so many iterations has been done, और फिर then he is able to solve the problem। तो ये जो दोनों अप्रोच है, द अप्रोच विच इज फॉलोड एट द वर्क प्लेस इज different from the approach which is followed in the education place. So all over the world this is happening, it is not only India. What do you think that do we need to change this approach in this time? जो भी जैसा भी चेंजिंग जो टाइम्स हैं या जो अभी हमने पिछले 2 साल में सीखा, थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे लिए इन 2 साल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग हुई, क्योंकि हम हमेशा हमको ये सिखाया जाता था, कितने सालों से हम ये स्टेटमेंट सुन रहे थे कि लिटरेट आर दोस, एजुकेटेड आर दोस हु कैन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो हमें इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ नहीं आता था, लेकिन वो जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ वो मीनिंग समझ में आया कि अनलर्न करना क्या है और फिर रीलर्न क्या करना क्या है और फिर उसको अप्लाई करना क्या है। सो लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट कि कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी द अप्रोच? अनीता जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू नो। 2 पार्ट्स में आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला बात तो देखिए, टीचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप रिसर्च एविडेंस देखते हैं तो बहुत स्ट्रांगली रिसर्च इस चीज को हाईलाइट करके कि टीचर्स उसी मेथड से पढ़ाना चाहते हैं जिस मेथड से वो खुद पढ़े होते हैं। तो जब हमने नहीं देखा कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हम आगे भी नहीं पढ़ाते हैं। तो एक ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो जैसे हिमांशु ने कहा था कि हमें पेडागोजी को बदलने की जरूरत है, तो एक उस चीज पर तो एम्फसाइज करने की जरूरत है, बट दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। उससे पहला पार्ट जो आपने कहा कि हमारे पास जो क्लासरूम का टीचिंग है, क्योंकि आप देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका जो है वो कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, चाहे आप डाइन्स ने बहुत पहले बात किया था, जब डाइन्स ने कहा कि पहले बच्चे को प्लेवे मेथड से बच्चे को करिए। अब प्लेवे मेथड तो प्राइमरी में हो गया, लेकिन अगर हम सीनियर क्लासेस में लेके जाए तो इट्स नॉट जस्ट प्लेवे मेथड, इट्स बेसिकली जो नेचुरल रियल वर्ल्ड है उसमें कॉन्सेप्ट को कहीं बच्चे को फील करवाइए, उसकी प्रेजेंस को बच्चे को वहां पर फील करवाइए। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में करवाइए, फिर स्ट्रक्चर्ड वे में करवाइए। और जब बच्चा उस कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलराइज हो जाए, उसकी जरूरत के साथ फेमिलराइज हो जाए, प्रॉब्लम के डोमेन में उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर के कंफर्टेबल हो जाए, तब आप फॉर्मली कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करिए। ओके, तो वो जो अप्रोच है, अगर वो अप्रोच हम शुरू करें, अगर आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठा लीजिए, मतलब कोई भी मैथ्स का एक चैप्टर उठा लीजिए, अगर आप देखिए, आप एक एग्जाम्पल से शुरू कर लीजिए, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर, अगर आप वहां से शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि टीचर को ये आर्ट आना चाहिए कि कैसे वो एक प्रॉब्लम को नेविगेट करते 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 शी कैन और ही कैन रीच टू द फाइनल लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ दैट चैप्टर। यू नो, मैथ्स के प्रॉब्लम्स जो हम बच्चों को करवाते हैं, ये एक्सरसाइज पूरा कर लीजिए, अब हमने 10 कर लिया, अब कल 15 करना है, कुछ नहीं है।
what we do, how we frame, we are the people who frame the questions, you know, how do we do, हम उसमें tweaking करते रहते हैं ना, एक इधर मोड़ दिया, एक इधर कर दिया, एक मिस कर दिया, एक एडिशनल एलिमेंट लगा दिया। तो सेंटर में क्या है, सेंटर में तो कॉन्सेप्ट है ना, प्रॉब्लम तो सब वीव किया हुआ है हमने। तो वो जो पेडागॉजी है, इट इज नॉट दैट वी नीड टू चेंज द, क्योंकि मैथ्स का जो कंटेंट है वो तो सेम ही है, वो हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसके साथ कोई डिनाई नहीं और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़ाने के तरीके बदलना है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 5 का एक चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है फिश टेल वाला जो है ना, उस अगर उस पूरे यूनिट को देखो, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं उस यूनिट को, हमने उसके साथ तो टीचर्स ने कहा इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में तो पढ़ाने के लिए, मैथ सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। देन वी डिड ट्रेनिंग फॉर सम ऑफ द टीचर्स, अगर आप उस पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ाते हैं तो आई कैन ब्यूटिफुली टीच दैट चैप्टर इन 3 weeks एंड आई कैन मेक माय एंटायर क्लास अ कोस्टल विलेज, यू नो। उस चैप्टर को अगर आप शुरू करते हैं तो फिश की दुनिया से शुरू होता है, वहां से आप जाते हैं फिश का शेप क्या होता है, उनके स्कल पे पैटर्न्स क्या होते हैं, फिश का साइज क्या होता है, लार्ज नंबर्स, स्मॉल नंबर्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, units, then you talk about volume, then you talk about size of the boat, then you talk about weather, then you talk about the money transaction, and then you talk about the concept of banking and interest and loan and everything, and ये सब तो आपने मैथ्स पढ़ाया, उसके अलावा आपने क्या करवाया, आपने बच्चे को पूरी की पूरी कोस्टल लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप उसमें बच्चे को देते हो। आप बच्चे को बताते हो, हर रोज न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन आता है कि हमारे इतने फिशरमैन श्रीलंका में पकड़े गए, वहां बॉर्डर पे फंस गए, आप वो सारी चीजों को रिलेट कर पाते हो यहाँ पर, ठीक है, कि आपके नेशनल फोरम पर सीनियर लेवल पे आगे क्या हो रहा है, तो बच्चों को वो सेंसिटाइजेशन आ रहा है, वो अवेयरनेस आ रहा है, वो जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, मैथमेटिक्स तो सिखाया ही जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफ की आप बात करते हो, वहां पर वो पूरा का पूरा है कि जो फीमेल्स हैं कैसे बैंक बनाते हैं, और फिर तो आप क्या पढ़ा रहे हो, तो आपने बच्चे की जिंदगी के साथ उस चीज को जोड़ दिया, आपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिया। अब हु इज गोइंग टू टीच दीज, हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पेडागॉजी? ज्योति जी, ये जो आपने जिस चैप्टर की बात करी है ना, ये अक्सर मैंने देखा है कि टीचर्स के बीच में बहुत डिस्कशन का मुद्दा रहता है, ये वाला जो चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर। और जितनी चीजें भी आपने कही, आई अग्री कि हम ये सब कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरी पिक्चर भी बता रही हूँ, जो दूसरा परसेप्शन है वो ये कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात करी कि हम कोस्टल लाइफ की बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल लाइफ की बात कर रहे हैं, हम फिशरमैन की लाइफ की बात कर रहे हैं, या वो किस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को चला रहा है, तो ये जो सारी बातें हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चों को तो बहुत जल्दी समझ में आएंगी, इट विल अपील देम। बट अगर वही बच्चा किसी मेट्रो सिटी में बैठा हुआ है तो उसको कोस्टल लाइफ का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। शायद जो दिल्ली में बच्चा बैठा हुआ उसको समझ वो ये इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो ये चीज लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है। सो आई डू एग्री कि जो हम बात एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कर रहे हैं कि हम ऐसा उसको एनवायरनमेंट दे, उसको एक ऐसी प्रॉब्लम दे जहां से वो देखे कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख रहा है, वो सारी चीजें तो ठीक है, पर थोड़ा सा लोकल कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। गीता जी देखिए 2 चीजें इसमें हम बात करते हैं। एक तो सबसे अभी हमने बात किया इंडियन फ्लेवर ऑफ आवर करिकुलम, ठीक है, लेट अ चाइल्ड who live in a metro city know about coastal life। बच्चे को खुद जाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास इतने वीडियोस हैं, अभी तो हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं। सो ट्राई टू ब्रिंग दैट कॉन्टेक्स्ट, बच्चे को इस यूनिट के साथ एटलीस्ट कोस्टल लाइफ के बारे में कुछ तो एक्सपीरियंस मिलता है। अदरवाइज हम बहुत डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम, हाँ डेफिनेटली, आज एक यूनिट में हमने कोस्टल का बात किया, दूसरे में हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तीसरे में हम यूपी के
डायलेक्ट्स की बात करते हैं, चौथे के अंदर मेट्रो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं, या वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, तो बच्चे को समझ में तो आए कि मैप सिर्फ इंडिया मैप में नहीं है, इंडिया लाइव है, और लाइव जो है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक एस्पेक्ट है। तो टीचर्स को रिसोर्सफुल इतना होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, तो प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को मैथ्स के अंदर तो एक बहुत खासियत है, मैथ्स के अंदर तो जो प्रॉब्लम है ना, उसी के अंदर प्रॉब्लम के अंदर ही उसकी चाबी भी है सॉल्यूशन की। तो आप कितना अच्छी तरह स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट करना सिखाते हो। मुझे लगता है कि एक हर यूनिट के अंदर 2-3 नोडल प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सिर्फ वो जो नब्ज होती है ना, वो आइडेंटिफाई निकाल लीजिए, और फिर आप सारे प्रॉब्लम्स के तार जोड़ सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो जाता है, वो पूरा इतना सुंदर वेब बन सकता है। तो ये अप्रोच हमें पेडागोजी में डालना पड़ेगा। तो मुझे मैं जो एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पर पहुंची हूँ इस बात यहाँ से, वो ये कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइजेस में भी प्रॉब्लम्स कैसे अरेंज होती हैं कि पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हो, फिर आप कुछ जो आपने फॉर्मूला सिखाया है आप उसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, फॉर्मूला या एल्गोरिथम या आपने स्टेप्स या प्रोसीजर जो बताए हैं, और फिर आप आते हो धीरे धीरे करके वर्ड प्रॉब्लम पर। इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक दिस, इफ वी मूव अदरवाइज, कभी हमें ये, आजकल तो हम वैसे भी बहुत बॉटम अप अप्रोच की बात करने लग गए हैं तो मुझे लगता है ये जो बॉटम अप अप्रोच है, अब ये इस अप्रोच को जरा क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। व्हाट विल हैपन दैट इफ आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद दोज वर्ड प्रॉब्लम्स और कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स, एंड देन आई brought in all the concepts there, and then move them to the solving of the problem. So that will be, I think, interesting approach, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। Definitely, psychology of learning इसको सपोर्ट करके talk about Gestalt। एक चीज तो साफ दिख रही है कि टीचर को अपना रोल रीइन्वेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना, वो नॉलेज गिवर नहीं रह सकता खाली कि उसने बता दिया और बच्चों ने कर लिया। तो टीचर का रोल तो बदलना पड़ेगा, उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा। क्या होगा वो धीरे धीरे इवॉल्व हो सकता है शायद टीचर का रोल। और मुझे लगता है एक बात, लास्ट बात मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ना इनफैक्ट बार बार मुझे हमेशा लगता है कि अगर हमें सचमुच चेंज लाना है तो एम्पावर योर टीचर्स, इन्वेस्ट इन योर टीचर्स। और बहुत बार फ्रस्ट्रेशन होती थी क्योंकि हम बहुत बार टीचर्स के आईटी के टेक्नोलॉजी के वर्कशॉप्स करते थे, बहुत सारे रिसर्च भी किया, टीचर्स कभी इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये 2 साल के अंदर इट हैज गिवन मी होप। बहुत सारे चैलेंजेस रहे एजुकेशन में, लेकिन इस 2 साल ने मुझे बहुत उम्मीद दिया कि हमारे टीचर्स चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरे को आई हैव सीन एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स। स्कूल ने हेल्प नहीं किया, टीचर्स रात को 2-2 बजे तक बैठ करके सीख रहे हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प ले रहे हैं। सो प्रोबेबली दिस इज अ वेरी गुड साइन दैट टीचर्स कैन डेफिनेटली रीइन्वेंट। द ओनली थिंग इज वी नीड टू बिलीव इन देम। Okay. क्राइसिस क्रिएट करने की तो जरूरत नहीं है ना। आप हिमांशु, I just want to understand from you, do you feel that the kind of technology is coming and the way it is it has forced upon us, या it has overpowered us? क्या ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज होंगी जो कल के समय में, आने वाले समय में ऑब्सोलीट हो जाएंगी, और कुछ ऐसी नई मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज जो है वो उसकी जगह आएंगी, उसको रिप्लेस करेंगी? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस, दैट हाउ वी आर शिफ्टिंग from one set of competencies to the another set of competencies? Or well, from my understanding, ma'am, I don't think that new competencies will come. Mathematical competencies are essential और वो जो हैं वो तो रहेंगे ही, but एक बात जरूर है मैम, we are not focusing on what is the purpose of this subject, that is thinking and problem solving.
अगर वो हमने सिखा दी तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी है विच इज रिक्वायर्ड. Actually this mathematics is taken as a subject of numbers and counting, और इससे एक fear factor, I don't know अब मैं आपके वाले क्वेश्चन पे कितना रहती हूँ, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन पे भी मुझे थोड़ा सा ऐड करना था. कॉम्पिटेंसीज तो आई थिंक बेसिक, जैसे अब 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं वहीं से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जितना भी हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं दे आर इम्पोर्टेंट, बट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग विच विल एक्चुअली बी रिक्वायर्ड. अब कह रहे हैं कि AI इज देयर, coding is there, and they are saying irrespective of, like it will be for everybody, machine learning it will be for everybody, artificial intelligence का exposure सबको होना ही होगा, schools में compulsory हो रहा है. So mathematics is teaching that actually जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनको लॉजिकल रीजनिंग आ जानी चाहिए. तो क्या हम वो चीज सिखा पा रहे हैं कि हम सिर्फ मैथ्स को रटवा ही रहे हैं? मैथ से 6th 7th 8th में द चिल्ड्रन दे स्टार्ट डेवलपिंग द फियर. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 6 to 5वीं तक हो गया बेसिक मैथ्स, लेकिन 6 to 8 में तो फियर डेवलप होना शुरू हो जा रहा है. दिस इज बिकॉज द वे वी आर प्रेजेंटिंग द मैथमेटिक्स टू देम. एक बहुत ही क्लासिकल अप्रोच है जो टीचर कर रहा है. हम टीचर को ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी रिवीजन करना बंद करो. लाइक दे आर गोइंग टू द क्लास, उनका तो सब्जेक्ट पक्का हो गया है, बच्चों का क्या? So they must be taking a back seat now. They have to work more on creating the experiences. Why not to present every problem as a case? And I would call mathematics as a language. So usme to the children should be compelled to read also, to comprehend also, and then to have a discussion also. Why only have a discussion in science and the social science and English? We can have a group discussion on solving the problem, how on the ways of solving a problem. Like आपने कहा कि एक से ज्यादा तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. So उसमें एक चीज आड़े आती है जिसपे शायद NEP कह रही है, द टेक्स्ट बुक, द कंटेंट वुड बी मिनिमाइज्ड. हमारे प्रैक्टिकली देखा जाए तो टीचर्स आर टू टाइड अप, द स्टूडेंट्स आर टू टाइड अप विद द बर्डन. सिलेबस खत्म करना है, फटाफट खत्म करो सारा, हमारा स्प्लिट अप ओवर हो जाए. अगर कंटेंट कम होता है तो द टीचर विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क मोर ऑन द एक्सपीरियंसेस, ऑन डेवलपिंग द कॉम्पिटेंसीज. एंड कॉम्पिटेंसी वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग लॉजिकली, थिंकिंग रैशनली. वही तो सिखा रहा है. लाइक बिकॉज लिखते हैं हम, देयरफॉर लिखते हैं, तो लाइफ में भी बच्चे को यूज करना आ जाए. बिकॉज दिस इज द रीजन, देयरफॉर आई एम टेकिंग दिस स्टेप. सो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द डेली लाइफ, दैट वोकेबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स इन द डेली लाइफ. तो कनेक्शन टीचर को बताना पड़ेगा कि इसका कनेक्शन डेली लाइफ के साथ करना चाहिए. तो मुझे तो लगता है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में ही हो जाना चाहिए एप्लीकेशन टू डेली लाइफ. वी लीव इट टू द टीचर्स. कई टीचर्स बताते हैं, कई नहीं बताते, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं. तो व्हाई नॉट टू इंक्लूड इट इन द टेक्स्ट बुक्स की व्हाट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ दिस. मैम, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के लिए ऊपर एक चैप्टर है. यस सर. वो उसके गलती से असेसमेंट में उसके 2 या 3 मार्क्स हैं. most of the classrooms just overlook that. जबकि वो ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है वो चैप्टर कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री का बेसिस क्या है, आप कोई ज्योमेट्री कैसे बना सकते हैं और क्या है, उसको कोई नहीं पढ़ाता. और जब आप बच्चों से बात करो कि ये तो सपोजिशन थी यूक्लिड की, इसको बदल देते हैं, तो उनको समझ नहीं आती ये बात. ये तो किसी ने कही नहीं. तो शैले से हाँ जी वीना जी बोलिए. हाँ जी नमस्कार सबको. नमस्कार. हाँ सर, आप जैसे बात करें यूक्लिडियन ज्योमेट्री, मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है वो, जबकि इस बार सिलेबस से हट गया. लेकिन आई ऑल्सो ट्राई टू टीच उसको. एक ये कह करके नहीं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ. जैसे मैंने एग्जाम्पल बाई चांस मेरे पास अभी एक है, मैं आपको दिखाती हूँ. बच्चों को एक दिखा करके ये इस तरह से ये थ्रेड है. अगर मैं इसको सीधा लेती हूँ, ये थ्रेड है, एक लाइन है. लाइंस को जोड़ जोड़ कर मैंने प्लेन बनाया है. तो प्लेन इज नथिंग बट लाइंस, मल्टीपल लाइंस और इनफाइनाइट लाइंस. ये तो एक लिमिटेड है, तो उसको जोड़ के और लाइंस जो है वो एक फैब्रिक बनाती हैं. आई शो देम, मेरी क्लास में होते हैं कि वो लाइन से ये फैब्रिक किससे बना है. ये छोटे छोटे जो थ्रेड्स हैं इनका क्रॉस से फैब्रिक बना. तो छोटी छोटी पतली पतली लाइंस किससे बनी है, डॉट से बनी है. और वो लाइन से फैब्रिक बना है. और वो वाली सरफेस, फैब्रिक इज अ सरफेस, उससे हमने 3D. तो हाउ वी रीच फ्रॉम पॉइंट टू 3D
I try to explain them in spite of कि वो chapter delete इस बार के लिए कर दिया है, but उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि कोई चीजें दो equal कब है, superimpose. I ask them to make an activity, take your hands, take impression, तो they enjoy it. तो उसको वो चैप्टर नहीं लगता कि हमने वो चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि अगर मैं कहूंगी क्लास में कि बेटा आज हम ये चैप्टर करेंगे, तो जैसे मैडम वो तो डिलीटेड है, बिल्कुल दे विल बी डिसइंटरेस्टेड. तो एज अ एक्टिविटी अगर हम उसको कराते हैं तो दे एंजॉय इट. और आज पर बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा वाकया हुआ, आज ही की बात है. मैंने ये किसी काम के लिए स्केल मंगवाया बच्चे से बाहर से शॉप से, वो वुडन स्केल था. तो बच्चों कहते हैं आज हमें पनिश करने के लिए मंगाया है, क्योंकि उसको ये वाला स्केल का मतलब समझ में आता है, दिस फॉर पनिशमेंट. तो ऐसे कि व्हाट इट इज कॉल्ड, दे कॉल्ड फुट्टा बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर, वो जो प्लास्टिक वाला स्केल दिखाया तो दैट इज रूलर, बट दिस इज फुट्टा बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर पनिशिंग. तो व्हाई इट इज कॉल्ड फुट्टा, दे डिड नॉट नो इट. एक फुट्टा वर्ड तो पता है, हमारे मुंह से सुना है. तो जब उनसे हाइट पूछा, तुम्हारी हाइट कितनी है, हम 5 फुट 2 इंच के हैं. So what is that feet? They did not know it. I showed them, see, this is 1 feet. And how you measure your height. So these are the things we have to give them that practice. So Veena, this is very interesting example, and I think जो अभी सर बात कर रहे हैं कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री का चैप्टर हटा दिया गया है. आप स्टूडेंट्स के लिए भले ही हटाएं या ना रखें, और स्टूडेंट्स को चाहे आप चैप्टर का नाम देकर के कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, टीचर्स के लिए मस्ट है उसको पढ़ना, क्योंकि टीचर्स का अगर बेस और क्लैरिटी उसमें नहीं होगी अच्छे से, तो फिर वो जो आगे डेलिब्रेट कर रहे हैं क्लासरूम में, उसमें इस तरह के चैप्टर को पढ़ाने के लिए ना मैम, हाँ जी, आगे क्वेश्चन पूछने जरूरी है. हाँ. कि अगर ये सरफेस प्लेन ना होके कन्वेक्स हो जाए तो क्या होगा, तो हम इसको हो जाए, हम इस क्वेश्चनिंग को ना सिर्फ चैप्टर को खत्म करने और चैप्टर को कंप्लीट करने और उसको असेस करने तक ही ना सीमित कर देना. मतलब बेसिकली ये है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग टीचर की होगी तो वो ऐसे क्वेश्चंस पोज करेगी क्लास में, नहीं होगी तो कैसे करेंगे. मैम अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू, फ्रेंकली स्पीकिंग जब मेरा ये पूरा पीरियड बीत जाता है इन सब चीजों में, तो कई बार आई फील रिग्रेट. मैं कहती हूँ बेटा आपका चैप्टर तो वहीं रह गया, हम इन चीजों में लगे रहे. कहते नहीं मैम हम चैप्टर अपने आप कर लेंगे, प्लीज हमें बड़ा मजा आ रहा है, यू कंटिन्यू विद दिस. तो इट हैपेंस कि वो बच्चे अपने आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन दे डोंट फाइंड इंटरेस्ट इन दीस थिंग्स. ओके रवि, मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, मतलब मुझे अभी जब बात कर रही थी हिमांशु, तो हिमांशु ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये आ गया, मशीन लर्निंग आ गया एंड ऑल दैट. तो मैं एक बात सोच रही थी कि जितना डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन होता चला जा रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी है, या जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिट्स एंड बाइट्स में, 0 और 1 में कन्वर्ट हो रहा है. तो अभी तक हम डेसिमल सिस्टम की बात करते रहे हैं कि हर काम के लिए 10 डिजिट की जरूरत है, 0 से लेकर 9 तक. और जो ये सिस्टम है वो श्रिंक कर रहा है हर काम को 2 डिजिट्स में, 0 और 1 में. तो आपको क्या लगता है, हमारा जो अभी आने वाला टाइम है उसमें नंबर सिस्टम का मीनिंग चेंज होने वाला है? मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम से हम सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पर आ जाएंगे, बाकी डिजिट्स की हमें जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी? Look, I think as it was mentioned earlier, the fundamentals won't change, right? It's the applications that change it, right? How you apply them in real world, that's changing. And Dharam Prakash ji also asked कि हम क्लास में सीखते हैं, बाद में हम एक्सेल यूज करते हैं. लेकिन आप ये समझिए कि अगर वो कॉन्सेप्ट आप क्लास में सीखे ही नहीं और आपको कोई टूल आंसर दे रहा है उसका, तो हाउ डू यू वैलिडेट इट? You cannot just rely, because see, when it comes to an algorithmic answer given by a computer, it might give you multiple permutation and combination, but then it's your intelligence that you apply to see which is more practical, right? आप AI की बात करते हैं, there are multiple models in AI, right? Now that your computer or nobody automated won't tell you this is the best suited model. It will give you options. And it's our intelligence, our experience, our understanding which will apply, right? And depending on, we talked of cultural factors, coastal life versus metro life versus life in Europe, right? So the same problem could have different connotations, different answers, different solutions, depending on the context. Right? So I think that is where the fundamentals still remain intact.
and you have to apply the fundamentals to arrive at the right answer. No level of automation will give you the answer. They will give you options. So see, now the next question arises from this only, that when you have developed the A app for the students of the middle class, how this app is able to add value in the students' understanding and their application and their problem solving abilities. And nowadays we have also started saying that if we really want to improve the teaching learning process, then everything should be data driven. So what kind of data you are able to generate? Is that data able to help the teachers to improve, or to number one, to understand what exactly the problem is, where the problem is, and then how to rectify that problem? Absolutely, ma'am. I think, look, being in a technology environment, data plays an important role. And I'll give you one insight, which a lot of you might appreciate, already know, but again, this is now proven by data, that when it comes to problem solving, right, we see that at least 60% of the students don't even understand what is the problem given to them. वो solve कैसे करेंगे, right? And that is nothing to do with core maths calculation or maths operations, right? That is language comprehension, visual comprehension, everything, right? So I think that is one insight कि बच्चों को problem ही समझ में नहीं आ रही है. How do we basically inculcate the level of basically understanding of problems before they go about solving it? So this is a very key insight, very basic, but I think this is where data can come into play. Okay. Can you give an example, please? Yeah, I can give an example, right? So suppose आप एक class 6 के बच्चे को पूछ लीजिए what is 768 divided by 8, he'll be able to answer it. उसी को आप पूछिए, there are 768 students in a school, 1 out of 8 have personal computer at home. How many of them have personal computer? Now, it's a very simple problem, same 768 divided by 8, but majority don't even understand the problem. What does 1 out of 8 mean? Right, so that's an example. So it means they are unable to convert from the language into mathematical language. Yes. Ma'am, I'm very sorry. I'm not keeping very well. If you don't mind, I'll excuse myself. Okay, no problems. Thank you. Okay, Ravi, bye. Okay. हाँ जी, ज्योति जी, आप से मैं जानना चाह रही हूँ कि अभी हम कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे थे, तो किस तरह की कॉम्पिटेंसीज के बाद अभी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी है. ऐसे कौन से स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं जहां पर मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो बेस हों, और वो स्किल्स ऐसे हैं जो वो फ्यूचरिस्टिक स्किल्स भी हैं, which is going to help the children, because we observe this, that there are two categories of people, one who generate the knowledge of mathematics and another is who applied. और उसमें से भी जो एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन वो इस तरह से कर रहे हैं कि उनको बहुत सारा मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अप्लाई कैसे करना है केवल इतना जानने की जरूरत है. तो कैसे ऐसे स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, या कौन से इन स्किल्स की हेल्प से कौन से दूसरे स्किल्स हैं जो एक्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बढ़ जाए? अच्छा, अब देखिए अनीता जी, एक तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि अगर हम आई थिंक आई शुड फर्स्ट थिंग इज इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड डेवलप
बेसिक फंडामेंटल स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिफिकेशन स्किल्स आर, न्यूमरेसी स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, फाउंडेशनल द क्वांटिफिकेशन स्किल्स. So quantification in terms of the quantity measurement, you know, operating with quantities, measuring quantities, large quantities, small quantities, the nano technology की आज हम बात करते हैं. तो कहीं ना कहीं प्रिसिशन भी चाहिए और the spread infinity जैसा spread भी है, precision भी है, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, एनालिसिस भी चाहिए और डेप्थ भी चाहिए, ठीक है ना, सिंथेसिस भी चाहिए. तो क्वांटिफिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. लैंग्वेज स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. लैंग्वेज अपनी बात को कहना, कम्युनिकेशन और दूसरे की बात को समझना. जैसे अभी रवि ने एग्जांपल दिया था, तो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है. हिमांशु ने भी बात किया बार बार कि मैथ्स एज ए लैंग्वेज को हमें सिखाना है. तो कहीं ना कहीं जुड़ करके हम वहीं पर आ रहे हैं ना. जो कॉन्सेप्ट आपने सिखाए मैथ्स के अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लैंग्वेज के साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स तो कॉमन लैंग्वेज में वीव किए हुए तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. बिल्कुल. तो उन सबको डीकंपोज करना, डीकंस्ट्रक्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू नो. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ये सब जुड़ करके भी आता है. तो कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग की भी आजकल हम बात करते हैं. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. तो जब आप मैथ्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को सिखाने की जरूरत है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. लेकिन अभी अगर हमारे पास देखिए एक चैप्टर हमने डाला हुआ है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर क्या हम ये बता पाते हैं कि एक ही बात को कहने का जो तरीका है वो हम परसेंटेज में भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कह सकते हैं, रेशियो में भी कह सकते हैं, डिविजन में भी कह सकते हैं. बिल्कुल. तो अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो समझ डेवलप, ये जो नेटवर्क डेवलप करना है, वो डेवलप कौन करेगा? वो टीचर डेवलप करेगा ना. तो कहीं ना कहीं ये सारी स्किल्स हमारे को सिखाना जरूरी है. एंड देन कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग या कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जुड़ करके आना है. क्रिटिकल थिंकिंग, अब पूछ करके देखिए, आप एक छोटे से 100 टीचर्स के सैंपल के साथ भी आप इसको ट्राई करके देखिए. क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है टीचर्स को नहीं पता. तो फॉरगेट अबाउट कि हम असेसमेंट की बात करें या हम उसको क्लास में पढ़ाने की, ट्रांसलेट करने की बात करें, बच्चों को सिखाने की बात करें, तो वो सारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. एनालिसिस करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन आना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए नॉलेज का होना जरूरी है. तो वो सारा का सारा वो जो हियरार्किकल मॉडल है, उसको हमारे को मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क में ला करके ये सब स्किल्स. आपने अभी एक नया एक्सपेरिमेंट किया. CBSE has introduced applied mathematics, and I know that you are the person behind this. So वो जब applied mathematics का कोर्स आप लेकर आए, उसके पीछे क्या thought process था, whom it is going to help, and the content which has been thought of for this applied mathematics, उसके पीछे क्या बेस था? देखिए, CBSE के पास बहुत सारे पिछले कई सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट और कंप्लेंट आता था कि 11th 12th का मैथ्स, द फर्स्ट दे फाइंड अ बिग जंप फ्रॉम grade 10 to grade 11, and then they always found that this 11th 12th mathematics is more inclined towards the science example, science applications. ओके. तो कहीं ना कहीं कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, बिजनेस स्ट्रीम के बच्चे, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बच्चे अपने आप को उसके साथ जोड़ नहीं पाते थे. सो दैट वाज द कंसर्न व्हिच वाज रेज्ड बाय मेनी ऑफ द CBSE मीटिंग्स, यू नो. अब मैथमेटिक्स तो अपने आप में क्लासिक डिसिप्लिन है. उसको तो जो जहां से आए तो बिलीव के आप जो चाहे उससे कुछ ना कुछ निकल सकता है, जो चाहे उसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकता है. और जो हमारा का पूरा फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का जो ट्रेड का जो फील्ड है, जिसमें विच इज कॉमर्स, अब तो आप स्कूल प्रिंसिपल हैं, आपको पता है कि कॉमर्स इज the more demanding stream than science, and we face the same in university when students come for admission. Pure sciences में admissions कम होता है और commerce का admission first list में जाता है. तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का मैथमेटिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग बन सके, वो मैथमेटिक्स को अपने डिसिप्लिन के साथ भी जुड़ा हुआ देख सके, और एक पॉजिटिव डिस्पोजिशन उनकी प्री कॉलेज इयर्स में तैयार हो सके, इसको ध्यान में रख के हमने ये कोर्स बनाया था. तो
कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशंस के जो एग्जांपल्स हैं, जो एप्लीकेशंस ली गई हैं, केस स्टडीज ली गई हैं, जो मॉडल्स लिए गए हैं, वो सब वो लिए गए हैं जो फाइनेंशियल डोमेन में, बिजनेस डोमेन में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, साइकोलॉजी का डोमेन हो गया, तो इस तरह के एरियाज के अंदर इस एरिया में इसको स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन और रेलेवेंस देख सके. So that was the idea behind it. Okay. So Himanshu, last question from you, because we are now near the end of the session. What do you feel that how the mathematics can help children to have their attitude towards their social responsibility, how they can be more emotionally, I will say, they shall be able to empathize with others. वो इस तरह का कुछ मैथमेटिक्स के थ्रू हो सकता है, क्योंकि हम हर डिसिप्लिन से इमोशनल, सोशल और बाकी जो अपनी जो उसकी सब्जेक्ट की जो स्पेशलिटी है उसकी तो बात करते ही करते हैं, लेकिन इस तरह की डेवलपमेंट की बात भी करते हैं. Definitely, ma'am. Actually, we have a program, value education program in the school, और उसमें हम link करते हैं different values को with the subject, and with mathematics we link this integrity and the truthfulness. जैसे like the students can know that yes, like they in mathematics they are learning truthfulness. चुप कर. They are learning to validate their point. They are learning the logics. Sorry, ma'am. Sorry. So, Sorry. Please mute yourself. चलिए. So, yeah, definitely, ma'am. Application of mathematics, if they learn to, they have to apply it to their daily life. They are learning to verify the things. The theorems are there. What they are learning in the theorems, validation. Finding the facts, why it is there. So I think definitely the teacher. तो ये moral values तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ जो social values है कि society के towards उनकी क्या responsibility है, community building को लेकर के क्या हम ऐसी values को भी वहां से inculcate कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसे experiment हमने किए हैं? I think we need to think more in this direction, शायद, है ना? We can. For that, first of all, we need to present cases to them. If we include some case, am I audible, ma'am? Anji, please. Am I audible? जी. Yes. Yeah. So if we present the students with certain case studies, these problems are related to the cases happening in their daily life, I think they will be definitely able to correlate it to their daily life. Okay. मैं एक एग्जांपल इसका देना चाहूंगा अनीता जी. हाँ जी. बहुत साल पहले हमने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया. बच्चों को कहा कि अपने घर में प्लास्टिक वेस्ट को आप अलग से इकट्ठा करें 1 हफ्ते तक, और उसके बाद स्कूल में लाके उसको तोलें और पता लगाएं कि हर एक घर में, आपके घर में 1 हफ्ते में कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है. और धीरे धीरे हमने उसकी मॉडलिंग करके ये कहा कि पूरी दिल्ली में अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और वो इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, तो पूरी दिल्ली कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है. और that culminated into a visit to the जो ये GT करनाल रोड पे, हाँ, बहुत बड़ा जो माउंड बना हुआ है कचरे का, that culminated into, and that sensitized every child कि इतना कचरा हम जनरेट करते हैं. Oh my God. तो हो तो सकता है, मगर उसके लिए बहुत हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इस डायरेक्शन में भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, और अगर ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस इतना सेंसिटाइज उनको कर सकते हैं कि मैं अपना ही कम से कम जो कचरा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको ही मिनिमाइज कर लूं. आई वुड लाइक टू शेयर. हाँ जी, अगर 2 मिनट है तो.
मैम मैं एक्चुअली आपसे पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन ही दे रही थी किसी महाराष्ट्र के स्कूल के बच्चों को। और ये प्रेजेंटेशन मैंने मैम एनसीईआरटी में प्रेजेंट किया था, मैंने केस स्टडी की थी अपने स्कूल के बच्चों के साथ। 9th के बच्चे 8th में जब उनको हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम सिखाया था, तो 9th में जस्ट हॉलीडे होमवर्क देने के लिए आई आस्क्ड देम टू कलेक्ट सच टाइप ऑफ बॉक्सेस जो घर में उनके आते हैं नॉर्मली, ये भाजी के, शादी के बॉक्सेस, इस तरह के चॉकलेट्स के बॉक्सेस जो बाहर से देखने में जिनका साइज कुछ और होता है और अंदर जब हमें मटेरियल मिलता है वो अलग मिलता है। तो मैंने उन्हें एक करके दिखाया क्लास में, उसके बाद कहा कि सब आउटर डायमेंशंस लेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो एक तो वो फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, इनको कैटेगराइज करके 1 2 3 4 सारे पार्टीशंस का डेप्थ मेजर करो। एक तो उन्होंने अपने हाथ से मेजरमेंट्स लिए, उनका डेप्थ लिया, विड्थ लिया, इंडिविजुअल कंपार्टमेंट का वॉल्यूम लिया, और फिर उनको ये कहा गया कि देखो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम व्हिच वाज आउटसाइड द बॉक्स व्हिच वाज विजिबल और अंदर हमें कितना मिला। देयर वर सम बॉक्सेस जिसमें सिर्फ 35% एफिशिएंसी थी, वॉल्यूम था। तो उससे कंक्लूजन में जो बच्चों ने स्टेप ली कि एक तो हम कितने लॉस में हैं, चाहे वो शॉपकीपर बाहर लिख रहा है कि इसके अंदर 450 ग्राम सामान है, तो फिर क्यों 2 किलो का डब्बा हम खरीद रहे हैं? क्या हम बेवकूफ? अब जिसको गिफ्ट कर रहे हैं वो भी जानता है कि उसके अंदर 500 ग्राम या 700 ग्राम सामान है, तो फिर हम बड़े पैकिंग ले ही क्यों रहे हैं? तो उसको मैंने इशू जो एड्रेस किया था इसके थ्रू कि एनवायरमेंट को हम बचा सकते हैं, द टेक अ प्लेज। तो मेरे उस बैच ने सब बच्चों ने प्लेज लिया था कि हम इस तरह के बॉक्सेस मीना जी, ये एक तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी भी है। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि बताओ क्या क्या बेनिफिट हुए। अच्छा मैडम, हमें इतना कम माल मिलता है। मैंने कहा अब तुम उसको क्लेम नहीं कर सकते कंज्यूमर कोर्ट में, क्योंकि वो तो कहेगा मैंने लिख दिया यहाँ पे, तुम पढ़े लिखे हो पढ़ लो, लेकिन कम से कम तुम इसे अवॉइड करके जो हमारा एनवायरमेंट पे नुकसान हो रहा है, इतने सारी बॉक्सेस का करते क्या हो? आप पैकिंग की कॉस्ट दे रहे हो, वो आपका नुकसान है। उसके बाद जो घर में जो कचरे का ढेर लगा रहे हो, दिवाली पे इतने सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं, हम आगे से नहीं खरीदेंगे ऐसे बॉक्सेस। ये बात तो आपकी ठीक है, बट देन अनदर पॉइंट विद अनदर एस्पेक्ट इज कि जिन्होंने ये डब्बा बनाया होगा, जिन्होंने इसको मार्केट किया होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ है इससे। तो अब हम नुकसान सह रहे हैं, बट वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल। एमबीएस यही काम कर रहे हैं मैम, एमबीएस यही काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग दीज बॉक्सेस। अब जो मुझे लग रहा है कि जो मैंने एक बात कही थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कैसे करेंगे मैथमेटिक्स के थ्रू, कहीं पर शायद इस सिचुएशन से भी एक सोचने के लिए कि हाउ वी कैन, इफ वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज जनरेटिंग वेस्ट and we have also understood that this is generating employment, then how to make more efficient boxes. कुछ ऐसा सोल्यूशन आप स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि आपने रखी है। सो आई थिंक माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट बदलना होगा ना कि बड़े बड़े बॉक्सेस पे नहीं जाना है गिफ्टिंग के लिए। व्हाई वी नीड बिग बॉक्सेस? अब उन्हीं स्टूडेंट्स को कहिए कि वो एक इसी अगर साइज का बॉक्स बना रहे हैं और वो उसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ेगी, कैसे वो वॉल्यूम उसका इनहांस कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम सामान का जो अंदर है। अदरवाइज तो जब हम अंकल चिप्स और वो खाते हैं, चिप्स के पैकेट खाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि जो आलू हम बाजार से 40 रुपए किलो लेकर खाते हैं, वहां पे 1000 रुपए किलो उसके लिए पे कर रहे हैं। बट वी नेवर ट्राई टू कैलकुलेट दैट। So we have to create this kind of consciousness. मैम एक्चुअली अगर केस स्टडीज डिस्कस होना शुरू हो जाएंगी, देन द चाइल्ड विल बी एबल टू कोरिलेट। अदरवाइज वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लासरूम होती रही तो ये फिर मिस नहीं कर पाएंगे बच्चे रिलेट। अगर एक क्लास में करते हैं तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है, मेरे 30 बच्चों की क्लास में 30 बच्चों ने वॉल्यूम कैरिंग आउट ग्रुप डिस्कशंस ऑन दैट। सो आई थिंक आज काफी सारी नई चीजें निकल कर आई हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है। और एक मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज लग रहा है कि अगर हम अप्रोच अपनी थोड़ा सा पढ़ाने की चेंज कर दें, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन और द चैलेंज and then we are taking them to the concepts which are actually required in order to find the solution of that particular problem. तो ये अप्रोच शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। इंटरेस्टिंग के अलावा इससे इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, और शायद जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और मैथमेटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वो
उसको इनहेंस करने में या उसको एक्चुअली में हमारे स्टूडेंट्स को एक्वायर कर पाए वो ज्यादा मदद मिलेगी। और दूसरा एक जो नया आज अभी एक एंड में बात है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, Jyoti ji has already talked about so many concepts, and all of them, they were so important because we need to see that how we can bring in how we can develop all sorts of mathematical competencies in the classroom which are required to meet the future challenges, and the approach of teaching also. So I thank once again to all of you because you joined at very short notice.